गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवास स्टडी क्लासेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो सीरीज़ चल रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास का वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज़, उसका रीतिकाल जो है कंप्लीट हो चुका है। भक्ति काल कल हमने कंप्लीट कर लिया और आज जो है हम आदिकाल की शुरुआत करेंगे। आदिकाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हिंदी साहित्य के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि ये बीज वपन काल माना जाता है और सर्वप्रथम काल जो है वो आदिकाल है। तो हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा भाग जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग जो है आदिकाल माना गया है। तो इसके जो है आज हम वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज़ जो है आज हम इसकी शुरुआत करेंगे और इसके भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत अच्छी तैयारी भी हो जाए और इसके रिलेटेड भी कई क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आदिकाल, सर्वप्रथम सवाल आज के क्लास का, आदिकाल का फर्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम किसने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा? ये कई बार क्वेश्चन में, ये कई बार जो एग्जाम में पूछा गया है, डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है ये कि उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो ये कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। याद रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ये कहा था कि अपभ्रंश जो है पुरानी हिंदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी के आरंभिक रूप को अबहट किसने कहा? तो हिंदी का जो आरंभिक रूप था अबहट, ये अबहट नाम किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर भोलाशंकर व्यास। याद रखिएगा, डॉक्टर भोलाशंकर व्यास एक ऐसे लेखक थे या कवि थे या आलोचक इतिहासकार थे जिन्होंने हिंदी के आरंभिक रूप को अबहट शब्द दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक प्रसिद्ध कथन है, इसको पढ़ते हैं। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। ये कई बार ये एग्जाम में पूछा गया ये कथन। तो ये कथन किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। याद रखिएगा, द्विवेदी जी ने ये कथन कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं का अपने इतिहास में विवेचन करने वाले एवं उसे हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने वाले विद्वान कौन कौन है? फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं का अपने इतिहास में विवेचन करने वाले एवं उसे हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने वाले विद्वान कौन कौन है, उनका नाम बताना है आपको। तो सबसे पहले जो आते हैं इस लिस्ट में, पहले आते हैं राहुल संस्कृतायन, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, फिर आते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास और फिर आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर अपभ्रंश क्या है? तो उत्तर अपभ्रंश जो है इसको आरंभिक हिंदी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आ सकता है, इसको भी नोट कर लीजिए। उत्तर अपभ्रंश को आरंभिक हिंदी भी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ठीक है, शिव सिंह सेंगर जिन्होंने शिव सिंह सरोज लिखा था, शिव सिंह सरोज नामक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा था, तो इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इन्होंने माना है पुष्य या पुंड को। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, तो आप दोनों नाम याद रखिए, पुष्य और पुंड। ठीक है, इन तो पुष्य को जो है शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल संस्कृतायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो यहाँ पे राहुल संस्कृतायन के हिसाब से हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो इनके हिसाब से सरहपाद जो हैं ये हिंदी साहित्य के प्रथम कवि कहे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? शलिभद्र सूरी। याद रखिएगा, जिन्होंने भरतेश्वर बाहुबली रास लिखा है, शलिभद्र सूरी, इनको हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है गणपति चंद्र गुप्त ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा 693 ईस्वी से, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है स्वयंभू को, ठीक है, इन्होंने स्वयंभू को माना है हिंदी का प्रथम कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे माना है? तो अब हिंदी का, तो जैसे इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है, उसी प्रकार अपभ्रंश का प्रथम कवि भी जो है इन्होंने स्वयंभू को ही माना है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, जहाँ पे रामकुमार वर्मा के संदर्भ में सवाल पूछा जाता है कि प्रथम कवि कौन है, हिंदी हो या अपभ्रंश हो, तो आप स्वयंभू नाम जो है ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरमत से विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो सभी विद्वानों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिद्ध सरहपाद, ठीक है, या फिर सरहपाद आप कह सकते हैं। तो सरहपाद जो हैं ये हिंदी के प्रथम कवि हैं, ये सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। सरहपाद का समय क्या है ये भी आवश्यक है जानना। तो राहुल सांस्कृतायन के हिसाब से सरहपाद का जो समय है वो माना गया है 769, ठीक है, 769 ईस्वी जो है ये राहुल सांस्कृतायन का सरहपाद का समय माना है राहुल सांस्कृतायन ने। और डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य के अनुसार सरहपाद का समय क्या है 633 ईस्वी, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये दोनों समय काल आप याद कर लीजिए या इसको आप नोट कर लीजिए, कुछ भी जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि राहुल सांस्कृतायन के अनुसार सरहपाद का समय क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 769, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी काव्यधारा में सरहपाद की कुछ रचनाओं का संग्रह किसने किया है? तो हिंदी काव्यधारा में सरहपाद की कुछ रचनाओं का संग्रह जो है ये किया है राहुल सांस्कृतायन ने, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लामी धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना जो है उसका नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक, ठीक है, याद रखिएगा। अब्दुल रहमान ने जो संदेश रासक लिखा है ये किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लामी धर्मावलंबी द्वारा प्रथम रचना मानी गई है और इसका समय है 13वीं शती, ठीक है, याद रखिएगा 13वीं शती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं अब्दुल रहमान, ठीक है, जिन्होंने संदेश रासक लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है किससे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि सामान्य रूप से यानी आमतौर पर हिंदी साहित्य का आरंभ किससे माना जाता है? तो ये माना जाता है सिद्धों की रचनाओं से, ठीक है। हम सब जाते हैं सिद्धनाथ जैन रासो, पहले सिद्ध है फिर नाथ है फिर जैन और फिर रासो। तो सिद्धों की रचनाओं से ही सामान्य रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। बहुत ही फॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है ये, परंतु महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथ रूप में हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना क्या है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, इसको भी आप नोट कर लीजिए कि ग्रंथ रूप में हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना जो है वो कौन सी मानी गई है? तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा श्रावकाचार्य, याद रखिएगा श्रावकाचार्य जो देवसेन ने लिखा था, ठीक है, देवसेन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को क्या कहा है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पुरानी हिंदी को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश। मेनली आप ये याद रखिए प्राकृताभास हिंदी, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रियर्सन ने आदिकाल की अंतिम सीमा कब तक मानी है? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन थे, बहुत बड़े इतिहासकार जिन्होंने द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा था, हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण इतिहास पुस्तक। उनके अनुसार आदिकाल की अंतिम सीमा जो है वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 14वीं ईस्वी तक, ठीक है, याद रखिएगा 14वीं ईस्वी तक जो है उन्होंने माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल की अंतिम सीमा क्या मानी है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, ठीक है। तो आदिकाल की अंतिम सीमा शुक्ल के अनुसार क्या है?
1318, ठीक है, याद रखिएगा 1318 ईस्वी तक जो है आदिकाल की अंतिम सीमा मानी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल की अंतिम सीमा जो है वो कितनी मानी है? ठीक है, तो इन्होंने मानी है 1343, ठीक है, 1343 ईस्वी तक जो है इन्होंने मानी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्यतः आदिकाल की अवधि मानी जाती है कब से कब तक? यानी सामान्यतः अगर देखा जाए तो कितनी शताब्दी से या कितनी शती से कितनी शती तक आदिकाल की समय या अवधि मानी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 7वीं से 14वीं शताब्दी जो है ये आदिकाल की अवधि मानी गई है। इसको भी आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। तो 7वीं से 14वीं शती के मध्य तक, 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक सामान्यतः आदिकाल की अवधि मानी गई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से हम्मीरदेव के समय तक किसने माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आचार्य शुक्ल ने माना है, ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है? तो आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव जो है माना है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश की अवस्था से जो है हिंदी साहित्य का आविर्भाव हुआ है, ऐसा आचार्य शुक्ल जी का मानना है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के बहुत बड़े इतिहासकार तो हैं ही, परंतु उनके जो काल विभाजन और नामकरण हैं और साथ ही साथ उनके जो कथन हैं, उनका जो आंकलन है हिंदी साहित्य में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इनसे ही रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इन्होंने जो कहा है हिंदी साहित्य के बारे में, इसको जानना बहुत आवश्यक है। तो इनके जो क्वेश्चंस हैं ये भी देखना बहुत ही जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। कथन किसका है? तो ये जो प्रसिद्ध कथन ये किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य शुक्ल ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस इतिहासकार ने अपने इतिहास में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये कहा है आचार्य शुक्ल ने, ठीक है, याद रखिए, ये भी आचार्य शुक्ल ने ये कथन कहा है। आचार्य शुक्ल ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किया था, वे कौन कौन से हैं ये पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि आचार्य शुक्ल ने जो है 12 ग्रंथों को जो है डिवाइड किया था अपभ्रंश भाषा में और देश भाषा काव्य में। तो वो कौन कौन से पार्ट या कौन कौन से पार्ट के हिसाब से वो डिवाइड हुए थे ये पढ़ना आवश्यक है, ठीक है। तो पहला जो टेबल आता है वो है अपभ्रंश भाषा में। तो अपभ्रंश भाषा में जो आदिकाल में लिखे गए पहले स्थान पर आता है विजयपाल रासो, ठीक है, याद रखिएगा ये विजयपाल रासो, ये अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है, क्योंकि मेनली जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कि हमीर रासो ये किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो विजयपाल रासो जो है ये अपभ्रंश भाषा में लिखा गया, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। हमीर रासो जो है ये भी अपभ्रंश भाषा में ही लिखा गया है। और कीर्तिलता कीर्ति पताका ये विद्यापति जी ने लिखा, ये नोट रखिएगा। तो विद्यापति द्वारा लिखित कीर्तिलता कीर्ति पताका जो है ये भी अपभ्रंश भाषा में लिखे गए हैं। तो अपभ्रंश भाषा के कुल 4 ग्रंथ जो हैं आदिकाल में लिखे गए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आता है देश भाषा काव्य। तो देश भाषा काव्य में क्या लिखा गया है, कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं ये भी पढ़ना आवश्यक है। तो पहले आता है खुमान रासो, ठीक है, खुमान रासो। तो पहले आता है खुमान रासो, फिर आता है विसल देव रासो, फिर आता है जयचंद्र प्रकाश, फिर जयमयंक जस चंद्रिका, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुसरों की पहेलियाँ और विद्यापति। इनकी संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो कितने हुए? यहाँ हुए 8। तो कितने हुए? 12, ठीक
ठीक है, तो यहाँ से टोटल जो है 12 हो जाते हैं। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश में 4 लिखे गए हैं और देश भाषा में 8 ग्रंथ लिखे गए हैं। कुल मिलाकर जो है 12 ग्रंथ टोटल आदिकाल में लिखे गए हैं, ये मानना है आचार्य शुक्ल का। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, अपभ्रंश भाषा में 4 ग्रंथ और देसी भाषा में 8 ग्रंथ। ये किसके हिसाब से? आचार्य शुक्ल जी के हिसाब से। ये आप नोट कर लीजिए। चलिए आदिकाल के प्रमुख ग्रंथों के बारे में पढ़ते हैं जो अपभ्रंश भाषा में लिखे गए। पहले लिखा गया है पौमचर्यु। ठीक है, ये हम सब ने पढ़ा, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है पौमचर्यु, ऋठिणी चर्यु और स्वयंभू छंद। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है स्वयंभू। इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है ये। फिर आता है दूसरे नंबर पर महापुराण, रणकुमार चर्यु, जसहर चर्यु। ये किसने लिखा है? ये पुष्पदंत ने लिखा है, 10वीं सदी। ठीक है, याद रखिएगा 10वीं सदी। और इनका समय है ये है 783 ईस्वी के आसपास। ठीक है, उसके बाद आता है भविष्यत कथा। ठीक है, भविष्यत कहा, तो भविष्यत कहा जो ये लिखा धनपाल ने, ये भी जो है 10वीं सदी में लिखा गया है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए, 10वीं सदी में। फिर आता है संदेश रासक, हम पहले पढ़ चुके हैं संदेश रासक। तो संदेश रासक जो है अब्दुल रहमान ने लिखा है। ठीक है, अब्दुल रहमान ने 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ के बीच में ये लिखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से आ सकता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आता है उपदेश रसायन रास। तो ये किसने लिखा है? ये लिखा है जिनदत्त सूरी ने 12वीं शती में। ठीक है, याद रखिएगा 12वीं शती में लिखा गया है ये। फिर आता है परमात्मा प्रकाश और योग सार। ये किसने लिखा है? ये जोएंदु ने लिखा है 6ठी शती में। ठीक है, याद रखिएगा 6ठी शती में ये लिखा गया है। उसके बाद आता है पाहुड़ दोहा। तो ये किसने लिखा है? ये राम सिंह ने लिखा है 11वीं शती में। ठीक है, याद रखिएगा ये 11वीं शती में। मेनली आप जो है जो ग्रंथ हैं उनके रचनाकारों के नाम याद कीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोएंदु नामक कवि की 6वीं शती का परमात्मा प्रकाश तथा योगसार रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा काव्य आरंभ होता है। तो यहाँ पे कथन कहा गया है कि जोएंदु जो थे, जोएंदु नामक एक कवि की 6ठी शती की परमात्मा प्रकाश तथा योगसार पर 2 ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इन्हीं रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा काव्य, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से आ सकता है। दोहा काव्य का आरंभ हुआ था। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि किस कवि की रचनाओं से जो है अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ होता है। कंपलसरी 100% ऐसे क्वेश्चन जो है आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जोएंदु। ठीक है, याद रखिएगा जोएंदु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक एक खंड काव्य है। ये आप नोट कर लीजिए, एक खंड काव्य है संदेश रासक, जिसमें विक्रमपुर की वियोगिनी के विरह की कथा है। तो मेनली आप यही नोट रखिए, ये नोट करके रखिएगा कि जो संदेश रासक है ये खंड काव्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है ऐसा पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में सिद्ध, जैन एवं नाथों की रचनाओं में किसके अंतर्गत रखा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो जो सिद्ध, नाथ और जैनों की रचनाएं थी, आचार्य शुक्ल ने इसे अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत रखा है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इनको जो है इन्होंने अपभ्रंश काव्य के भाग में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले पहल कहाँ मिलता है? तो ये जो है ये मिलता है चलिए ये थोड़ा सा बाद में करेंगे क्योंकि थोड़ा सा मिट गया है, इसको बाद में करेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृत प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके जो रचयिता है उनका नाम है वररुचि। ठीक है, याद रखिएगा वररुचि। चलिए अभी एक पंक्ति पढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। 1 लाइनर पंक्ति जो होती हैं ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति हैं ये।
तो पंक्ति क्या है, देसिल बना सब जन मिठा ते तैसन जंपो अब हट्टा। ये पंक्ति जो है किसने लिखी है, तो ये लिखी है विद्यापति जी ने, ठीक है, याद रखिएगा विद्यापति जी ने ये पंक्ति लिखी है। नेक्स्ट पंक्ति, बालचंद विजावहु भाषा दुहु नहीं लगई दूजन हासा। ये पंक्ति जो है ये भी विद्यापति जी ने लिखी है, ठीक है। देखिए जो वन लाइनर पंक्तियां हैं उसको आप याद कर लीजिए, और मैं जो है मेनली वन लाइनर क्वेश्चन आपको, वन लाइनर जो पंक्तियां हैं वो आपको पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि वन लाइनर पंक्तियां जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाद में हम एक क्लास करेंगे जिसमें हम जितने भी पंक्तियां हैं उनकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, और साथ ही साथ उनको आप आसानी से समझ पाएँ ऐसे एक ट्रिक की भी हम क्लास करेंगे, ट्रिक वाला क्लास करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि वो वाला क्लास मैं लाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत देश भाषा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल के अंतर्गत देश भाषा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो ये किया गया है बोलचाल की भाषा के लिए, ठीक है, याद रखिएगा बोलचाल की भाषा को जो है आचार्य शुक्ल देश भाषा कहते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि पुराण और उत्तर पुराण किसकी रचना है। तो आदि पुराण उत्तर पुराण जो है ये पुष्पदंत की रचना है, ठीक है, याद रखिएगा पुष्पदंत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्ध कवि का एक और नाम सरोज ब्रज भी है। ये कई बार पूछा गया है सवाल एग्जामिनेशन में कि सरोज ब्रज नाम से भी कौन एक कवि जो है प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर क्या होगा, सरहपा। सरहपा जो है इनका एक और नाम जो है सरोज ब्रज भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धों की संख्या कितनी है। ये तो बहुत इतने महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन में ये सवाल आ गया है, कितनी बार पूछा गया है, इसकी गणना भी नहीं की जा सकती ये सवाल कितनी बार आया है। तो सिद्धों की संख्या जो है हम सब जानते हैं 84 यानी कि 84 जो है सिद्धों की संख्या मानी गई है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोज ब्रज, राहुल भद्र आदि किस सिद्ध कवि के अन्य नाम हैं। देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं सरोज ब्रज के बारे में, परंतु एक और नाम भी आता है जिसका नाम है राहुल भद्र। ये किस सिद्ध कवि के अन्य नाम है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सरहपा। सरहपा का ही नाम सरोज ब्रज है और राहुल भद्र भी है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत मुनि ने लोक भाषा को अपभ्रंश नाम ना देकर क्या कहा है। तो भरत मुनि जिन्होंने नाट्यशास्त्र लिखा था उन्होंने लोक भाषा को अपभ्रंश नाम ना देकर क्या नाम दिया है, तो उन्होंने नाम दिया है देश भाषा, ठीक है, याद रखिएगा देश भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि कौन कौन हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से आ जाता है कि जो प्रमुख सिद्ध कवि थे वो कौन कौन है, तो उनके नाम क्या है। पहले स्थान पर आते हैं सरहपा, फिर आते हैं सबरप्पा, फिर आते हैं लुईपा, फिर आते हैं डोम्भीपा, फिर आते हैं कण्हपा, फिर आते हैं कुकुरिप्पा, फिर आते हैं तंतीपा। और भी बहुत सारे कवियों के नाम हैं। उसको 84 सिद्धों के नाम मतलब आप सोचिए कितने होंगे। देखिए नीचे दिए गए हैं, तो ये जो हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि 84 नाम एक साथ पढ़ेंगे तो पूरा क्लास जो है यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। चलिए मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि सिद्ध कवि जो थे या सिद्ध संप्रदाय में सिद्ध संप्रदाय की विशेषता क्या थी, यानी कि वो किस प्रकार से रहन सहन, इनका किस प्रकार का रहन सहन था, वो क्या मानते थे, किस ईश्वर की वो पूजा करते थे, ये आप मुझे बताइए कमेंट करके, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं, पूरे लिस्ट दिया गया है, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। चलिए प्रमुख सिद्ध रचनाएं पढ़ते हैं, यानी कि कौन कौन से ग्रंथ, प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं सिद्ध साहित्य में, इसको पढ़ते हैं। तो पहला जो ग्रंथ है, पहला आता है दोहा कोश। तो दोहा कोश जो है ये लिखा है सरहपा ने, ठीक है, सरहपा ने। और इनकी विशेषता क्या थी, ये जाति से जो है ब्राह्मण थे, ठीक है, याद रखिएगा ये जाति से ब्राह्मण थे। राहुल सांस्कृतायन के अनुसार जो है, यानी कि राहुल सांस्कृतायन के अनुसार सरहपा जो है ये इनका जन्म कब हुआ था,
769 में हुआ था इनका जन्म, ठीक है, याद रखिएगा 769 ईस्वी में इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ 32 ग्रंथ जो हैं बताए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, देखिए 5-6 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। राहुल जाति से सरहपा क्या थे? ब्राह्मण थे। और इनका जन्म जो है कब हुआ था? 769 में हुआ था। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? दोहा कोश। और इन्होंने जो है 32 ग्रंथ 32 ग्रंथ बताए इनके जाते हैं, ठीक है। तो 5-6 सवाल जो है ऐसे पूछे जा सकते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्यापद। चर्यापद ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है सबरप्पा ने, ठीक है, सबरप्पा। इनका जो जाति है ये क्षत्रिय थे, ठीक है, क्षत्रिय थे ये। इनका जन्म कब हुआ था? 780 ईस्वी में, ठीक है, ये याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से आ सकता है। 700 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनके गुरु का नाम क्या है? सरहपा। तो सरहपा जो थे ये गुरु थे सबरप्पा के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आते हैं, फिर जो तीसरे ग्रंथ आते हैं वो हैं डोम्भी गीतिका, योगचर्या, अक्षरादि और कोपदेश। तो ये चारों ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये चार ग्रंथ के रचयिता हैं डोम्भीपा, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से आ सकते हैं। डोम्भीपा जो है इनके रचयिता हैं। ये जो थे ये भी जाति से क्षत्रिय थे, ठीक है, याद रखिएगा, क्षत्रिय थे। इनका जन्म कब हुआ था? 840 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, 840 ईस्वी में। और इनके गुरु का नाम है विरूपा, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे, मान लीजिए कि गुरुओं के नाम पूछ लिए गए कि डोम्भीपा के गुरु का नाम क्या है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इनके गुरु का नाम है विरूपा, ठीक है, याद रखिएगा, विरूपा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इन्होंने 31 ग्रंथों की रचना की है ऐसा कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किस सिद्ध का माना जाता है? बहुत सारे लोग जो हैं सरहपा टिक करके आ जाते हैं, या सरहपा टिक करके आ जाते हैं, परंतु नहीं। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान जो है वो लुइप्पा का है, ये याद रखिएगा। लुइप्पा जो कवि थे सिद्ध साहित्य के, उनका स्थान सिद्ध साहित्य में सबसे ऊंचा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कवि लुइप्पा के गुरु का नाम क्या है? तो जो लुइप्पा थे उनके गुरु का नाम क्या है? उनके गुरु का नाम है सबरप्पा, ठीक है, सबरप्पा। आदिकाल में जो सिद्ध साहित्य थे, उनके सिद्ध साहित्य के जो कवि थे उनके नाम के पीछे जो है पा शब्द जोड़ा जाता था, ठीक है, इसको आप नोट करके रखिए, पा शब्द जोड़ा जाता था, क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि किन कवियों के नाम के पीछे पा शब्द जोड़ा गया है, ये आता है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। तो ये जो है सिद्ध साहित्य के कवियों के नाम के पीछे पा शब्द जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? तो किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? तो वो है लुइप्पा, ठीक है, याद रखिएगा, लुइप्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध साहित्य का विकास कहाँ हुआ था? यानी किस प्रांत में या किस प्रदेश में या किस भाग में जो है सिद्ध साहित्य का विकास यानी कि विस्तार हुआ था उसका? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पूर्वी भारत में, ठीक है, पूर्वी भारत में जो है सिद्ध साहित्य का विकास हुआ था। और वो कौन कौन से स्थान हैं? बिहार, ठीक है, ये याद रखिएगा, स्टेट के नाम याद रखिएगा, बिहार, बंगाल, ओडिशा और असम, ये 4 प्रदेश जो हैं, इन चारों प्रदेशों में सिद्ध साहित्य का विकास हुआ था। चलिए अभी कण्हप्पा के बारे में पढ़ते हैं, कण्हप्पा, उनके जन्म, गुरुओं के बारे में। तो इनका जो जन्म है ये हुआ था कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ये ब्राह्मण थे, ये याद रखिएगा, नोट करके रखिए, ये ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण वंश में। 820 ईस्वी में बिहार के सोमपुर स्थान पर रहते थे। तो कण्हप्पा जो है इनका जन्म हुआ था कर्नाटक में, ये ब्राह्मण वंश के थे। इनका जन्म 820 ईस्वी में हुआ था, बिहार में हुआ था, सोमपुर स्थान पे हुआ था। देखिए कई सारे क्वेश्चन के आंसर में मिल गए, और कुछ भी जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि कण्हप्पा का जन्म किस स्टेट में हुआ था, तो बिहार आ जाता है। वो कौन से वंश के थे? ब्राह्मण थे, ठीक है। और वो किस स्थान में उनका जन्म हुआ था, वो किस स्थान में वो रहते थे? तो वो रहते थे सोमपुरी में। तो कुछ भी जो है सवाल पूछा जा सकता है।
इनके गुरु का नाम क्या है कण्हप्पा का? इनके गुरु का नाम है जालंधर पाठ, ये याद रखिएगा, जालंधर पाठ। 74 ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी, जालंधर 74 ग्रंथों की रचना की थी कण्हप्पा ने, ठीक है, कण्हप्पा ने की थी। अधिकांश दार्शनिक विषयों पर रचना किया करते थे, ठीक है। फिर आते हैं कुकुरिप्पा, ठीक है। कुकुरिप्पा एक दूसरे बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं सिद्ध साहित्य के। इनका जन्म हुआ था कपिलावस्तु में, कपिलवस्तु के एक ब्राह्मण वंश में, ठीक है, ये भी ब्राह्मण थे। इनके गुरु का नाम है चरपटिया, ठीक है, चरपटिया। 16 ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी, ठीक है, याद रखिएगा, 16 ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी। तो भी आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे एक पंक्ति पढ़ते हैं, और ये भी जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है पंक्ति। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, ये पंक्ति किसका है? तो ये जो पंक्ति है ये सरपा ने लिखी है, ठीक है। ये कई बार ये पंक्ति जो है एग्जाम में पूछा गया है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति यहाँ हो जाता है। परंतु पंक्तियाँ जो हैं ये हम बाद में एक सेपरेट क्लास करेंगे, जिसमें हम पंक्तियों के डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, यानी कि क्या पंक्ति मतलब जो पंक्तियाँ हैं उनमें असल में क्या कहा गया है वो हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ ये पंक्ति आपको आसानी से याद रहे तो उसका एक ट्रिक क्लास भी जो है हम करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि वो मैं क्लास करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ पंक्तियाँ दी गई है, तो ये पंक्तियाँ जो हम बाद में करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धों का विकास किससे हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि सिद्धों का विकास जो है वो किससे हुआ था? तो इनका विकास हुआ था बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से, ये याद रखिएगा। बौद्ध धर्म का जो वज्रयान शाखा है उससे सिद्धों का विकास हुआ था, ठीक है। बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में विभक्त हो गया था। तो जो सिद्ध हैं, सिद्ध साहित्य है, उनका विकास हुआ था वज्रयान शाखा से, ठीक है, याद रखिएगा, वज्रयान शाखा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव के अनुसार गोरखनाथ के शिष्य परंपरा क्या कौन कौन से हैं? यानी कि जो गोरखनाथ थे उनके शिष्य कौन कौन हैं, ये भी पढ़ना आवश्यक है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम जो आते हैं गोरखनाथ के सिद्ध परंपरा में, पहले जो कवि आते हैं या आचार्य आते हैं, पहले आते हैं आदिनाथ, ठीक है, आदिनाथ, जिनको स्वयं शिव की उपाधि दी गई है, ठीक है, आदिनाथ। उसके बाद आते हैं मत्स्येंद्रनाथ, ठीक है, मत्स्येंद्रनाथ आते हैं नाथ परंपरा में। उसके बाद आते हैं गोरखनाथ, फिर आते हैं गैंगीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर, ठीक है। तो इसी से जो है नाथ परंपरा की शुरुआत होती है। पहले आदिनाथ, फिर गोरखनाथ, फिर मत्स्येंद्रनाथ, गैंगीनाथ, निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वरनाथ। तो ऐसे जो है ये गोरखनाथ का शिष्य परंपरा भी है और साथ ही साथ नाथ पंथियों की भी शुरुआत ऐसे ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाथ पंथियों का हठयोग साधना का विकास किसकी प्रतिक्रिया में हुआ था? तो नाथ पंथियों का जो हठयोग साधना था वो किसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ था? जो करेक्ट आंसर क्या हुआ? सिद्धों की, ठीक है, यहाँ पे मिट गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये हुआ था सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया में नाथपंथियों का हठयोग साधना यहाँ से विकास हुआ था। जब सिद्धों में वाम मार्गी और भोग प्रधान योग साधना का प्रबल हुआ, यानी कि अति हुआ, तो नाथपंथियों का हठयोग साधना वहाँ से विकास हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय कब से कब तक माना है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय कब से कब तक माना गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? 12वीं शती से 14वीं शती तक, ठीक है, याद रखिएगा, 12वीं शती से
14वीं शती तक समय इनका माना गया है। चलिए अभी कथन पढ़ते हैं। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। ये पंक्ति जो है किसने कही है? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति एग्जाम में पूछा गया है कई बार। तो ये जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही थी। ठीक है, चलिए अभी जो है गोरखनाथ का समय पढ़ते हैं, जो प्रवक्ता माने जाते हैं नाथ संप्रदाय के। गोरखनाथ का समय, क्योंकि विभिन्न विद्वानों का अपना अपना मत रहा है गोरखनाथ के समय के हिसाब से, तो क्वेश्चन जो है ऐसे ही आते हैं। क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं आएगा कि सर्वसम्मति के अनुसार जो है गोरखनाथ का समय क्या है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा, या वैज्ञानिकों, अधिकांश वैज्ञानिकों के अनुसार गोरखनाथ का समय क्या है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये जो है इंडिविजुअल क्वेश्चन आते हैं कि राहुल संस्कृतायन के अनुसार गोरखनाथ का समय कितना है, या आचार्य शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ का समय कितना है। तो ये याद रहना अत्यंत आवश्यक है। तो राहुल संस्कृतायन के अनुसार जो है गोरखनाथ का समय कितना है? 845, याद रखिएगा 845 ईस्वी जो है ये राहुल संस्कृतायन के हिसाब से गोरखनाथ का समय है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ का समय कितना है? तो इन्होंने माना है 9वीं शती को। ठीक है, याद रखिएगा 9वीं शती को इन्होंने माना है। फिर आते हैं आचार्य शुक्ल, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से हो सकता है। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ का समय कितना है? 13वीं शती, याद रखिएगा 13वीं शती। उसके बाद आते हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ठीक है, या नाम याद रखिएगा, पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार गोरखनाथ का समय कितना है? इन्होंने माना है 11वीं शती। ठीक है, 11वीं शती जो है इन्होंने माना है गोरखनाथ का समय। फिर आते हैं रामकुमार वर्मा, इन्होंने माना है 13वीं शती। फिर यहाँ देखिए सवाल दिया गया है कि गोरखनाथ का समय माना जाता है कितना। तो यहाँ पे जो है पूछा गया है कि सर्वसम्मति या अधिकांश वैज्ञानिकों के अनुसार गोरखनाथ का समय कितना है। तो इनके हिसाब से जो है ये माना गया है 13वीं शती। तो सभी विद्वानों ने एक मत से स्वीकार किया है कि गोरखनाथ का समय जो है 13वीं शती माना गया है। परंतु ये जितने भी विद्वान हैं इनके भी आप समय याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जो है ऐसे ही सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कितना है या डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार कितना है। तो ऐसे सवाल जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोरखबानी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो गोरखबानी के नाम से गोरखनाथ का रचनाओं का संपादन किसने किया था? तो ये किया था पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? बहुत ही कॉमन सवाल है परंतु महत्वपूर्ण सवाल भी है। तो नाथों की संख्या जो है कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। ठीक है, नवनाथ, जिनको नवनाथ कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे 9 है, 9 नाथ, 9 नाथ को जो है नवनाथ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोरखनाथ ने अपने मत का प्रचार कहाँ किया था? तो जो गोरखनाथ थे उन्होंने नाथ संप्रदाय या नाथ साहित्य का प्रचार कहाँ किया था? तो ये किया था राजपूताने और पंजाब में। ठीक, याद रखिएगा स्टेट का नाम राजपूताने, यानी कि राजपूताना मतलब आज का राजस्थान। ठीक है, राजस्थान और पंजाब में जो है उन्होंने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज के आसपास किसने माना है? तो गोरखनाथ का समय जो है पृथ्वीराज के आसपास माना है आचार्य शुक्ल ने। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से हो सकता है। आचार्य शुक्ल से रिलेटेड जितने भी कथन और कथाएं हैं वो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गोरखनाथ का समय जो है पृथ्वीराज के आसपास माना है आचार्य शुक्ल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाथ परंपरा के अनुसार मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कौन थे? तो नाथ परंपरा के अनुसार मत्स्येंद्र नाथ के गुरु थे जलंधर नाथ। ठीक है, याद रखिएगा जलंधर नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। बालनाथ का टीला कहाँ था? तो बालनाथ का टीला था पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच में। ठीक है, यह नोट कर लीजिए, पंजाब के
नमक के पहाड़ों के बीच में बालनाथ का टीला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल के अनुसार सिद्धों से अपनी परंपरा अलग किस नाथ ने किया था? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार, ठीक है, बहुत बड़े आचार्य शुक्ल के अनुसार सिद्धों से अपनी परंपरा को अलग किस विद्वान या किस कवि ने किया था? तो करेक्ट आंसर होगा जलंधर नाथ ने किया था। ठीक है, कई लोग जो है गोरखनाथ टिक कर देते हैं, परंतु नहीं, जलंधर नाथ ने किया था। ठीक है, तो इसको आप नोट कर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने आदिकाल की शुरुआत की, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आज हमने डिस्कस किए। बाकी के जितने क्वेश्चंस हैं ये हम कल करेंगे, और ऐसे ही पार्ट वाइज जो है हम आदिकाल भी कंप्लीट कर देंगे, और अंत में सबसे बड़ा चैप्टर आधुनिक काल उसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही विस्तृत चैप्टर है, तो उसको हम बाद में आराम से हम पढ़ेंगे। और इसको कंप्लीट करने के बाद हम और भी जो महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो MCQs हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे वो। तो आज के इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।